सीखने के लिए काम करें, पैसे के हसूल के लिए काम ना करें। मेरे तालीम याफ्ता डैड के लिए नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ ही सब कुछ था। मेरे अमीर डैड के लिए सीखने का अमल ही सब कुछ था। चंद बरस कबल मैंने सिंगापुर के अखबार को इंटरव्यू दिया। नौजवान जनाना रिपोर्टर ऐन वक्त पर आई और उसकी आमद के फौरन बाद इंटरव्यू का आगाज हो गया। हम एक पुरतैश होटल की लॉबी में बरजमान हुए। कॉफ़ी के घूंट भरते हुए वो सिंगापुर में मेरी आमद के दरपर्दा मकासद के बारे में पूछती रही। मैंने ज़गलर के हमरा तकरीर करनी थी, उसने तहरीक पर इजहार ख्याल करना था और मैंने उमरा के राज पर बोलना था। किसी दिन मैं भी आप जैसी लिखारी बन जाऊंगी और जिस तरह आपकी तहरीर फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देती है, उसी तरह मेरी तहरीर भी फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। उस पर रिपोर्टर ने कहा, उसने अखबार में कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, वो मेरी नज़रों से भी गुजरे थे और मैं उनसे मुतासिर भी हुआ था। उसके लिखने का असलूब खासा जानदार और सीधा साधा और कारी की दिलचस्पी को उभारने वाला था। तुम्हारे लिखने का अंदाज अच्छा है, मैंने जवाबन कहा। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर में क्या चीज़ हाइल है? मेरे काम का कोई नतीजा बरामद नहीं होता, उसने एहसगी से कहा। सब लोग मेरे नावलों की तारीफ करते हैं मगर होता कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने अखबार की नौकरी पर गुजारा किया। इससे कम से कम बिल्स की अदायगी हो जाती है। क्या आप मुझे कुछ मशवरा देंगे? बिल्कुल, मैंने खुश दिली से कहा। मेरे एक दोस्त का यहाँ सिंगापुर में स्कूल है जहाँ वो सेल्समैनशिप की तरबियत देता है। वो बहुत सी चोटी की कॉर्पोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्सेज का अजरा करता है और मेरे ख्याल में अगर तुम वहाँ किसी कोर्स में शामिल हो जाओ तो कैरियर बनाने में तुम्हें खासी मदद मिलेगी। ये सुनकर वो सटपटाई और सर्द लहजे में कहने लगी, क्या आप मुझे ये मशवरा दे रहे हैं कि अपनी किताबों की सेल बढ़ाने के लिए मैं वहाँ कोर्स करूँ? मैंने इस बात में सर हिलाया। आप शायद संजीदा नहीं हैं, क्या आप हैं? मैंने दोबारा इस बात में अपना सर हिलाया। इसमें बुराई क्या है? मैंने पूछा। उसे मेरी बात बुरी लगी थी और मैं अफसोस कर रहा था कि मैं बात ज़बान पर क्यों लाया। मैं अपने इस मशवरे के बचाव के लिए मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहा था कि वो बोली, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में MA किया हुआ है, मैं किसी स्कूल में जाकर बेचने का फन क्यों सीखूं? मैं एक पेशावर मुसन्निफा हूँ। स्कूल में जाकर मैंने इस पेशे की तालीम हासिल की। मेरे लिए एक सेल्स वुमन बनना चंदा जरूरी नहीं। मुझे सेल्स के लोगों से नफरत है, वो दौलत के पीछे भागते हैं। आप मुझे बताएं, मेरे लिए सेल्स का इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है? अब वो जल्दी जल्दी अपने बैग में कागजात ठोंस कर जाने की तैयारी कर रही थी। इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था। मेज़ पर मेरी एक पुरानी बेस्ट सेलिंग बुक का एडिशन पड़ा हुआ था। मैंने उस किताब को उठाया और उन कागजात को भी जो उन पर उसने मेरे इंटरव्यू के बारे में नोटिस लिखे थे। क्या तुम देख रही हो? मैंने उसके कागजात की तरफ इशारा करके कहा। उसने अपने नोट्स की जानिब देखा और बदहवास होकर बोली, क्या? मैंने दोबारा कसदन कागजात की जानिब इशारा किया। उसने अपने पैड पर जली हरूफ में लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों का मुसन्निफ। यहाँ लिखा है सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों का मुसन्निफ, ये नहीं लिखा सबसे बेहतरीन मुसन्निफ। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं एक आम सा लिखारी हूँ, तुम एक अजीम लिखारी हो। फर्क सिर्फ ये है कि मैंने सेल्स स्कूल में तालीम हासिल की, तुम्हारे पास मास्टर डिग्री है। इन दोनों को मिलाओ तो एक सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली कुतुब का लिखारी और एक बेहतरीन तहरीरें पेश करने वाला लिखारी जन्म लेगा। गुस्सा उसकी आंखों से छलकने लगा। मैं कभी भी खुद को इतना नीचे ना गिराऊंगी कि किताबों के फरोख्त बढ़ाने के तरीके सीखूं। आप जैसे लोगों को लिखने से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं एक पेशावर लिखारी हूँ और आप एक सेल्समैन हैं, ये सही नहीं है। उसने अपने बाकी मानदा नोट्स इकट्ठे किए और बड़े बड़े शीशों के दरवाजे से सिंगापुर की इस गीली सुबह में जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। ताहम अगली सुबह अखबार में उसने मेरे बारे में अच्छा मजमून लिखा। ये दुनिया स्मार्ट, ज़हीन, पढ़े लिखे और बावस्फ अफराद से भरी पड़ी है। हम रोजाना उनसे मिलते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द बस रहे हैं। चंद दिन पहले मेरी गाड़ी में खराबी वाक़या हो गई। मैं उसे एक वर्कशॉप में ले गया और एक नौजवान मैकेनिक ने चंद मिनट के अंदर अंदर उसका नुक्स दूर कर दिया। उसने महज इंजन की आवाज़ सुनकर ही उस नुक्स से
आगाही हासिल कर ली थी और उसे रफा कर दिया था। मैं हैरान रह गया था। मैं ये देखकर अक्सर सदमे का शिकार होता हूँ कि ज़हीन लोग किस कदर कमाते हैं। मैं ऐसे ज़हीन और आला तालीम याफ्ता लोगों से भी मिल चुका हूँ जो सालाना $20,000 से भी कम कमाते हैं। एक कारोबारी मुशीर जो कि मेडिकल के कारोबार से वाबस्ता है ने मुझे बताया कि बहुत से डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट माली तंगदस्ती का शिकार हैं। इस लम्हे मैंने सोचा कि मेरा ख्याल था कि जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो डॉलर्स उनकी जानिब खींचे चले आते हैं। उस कारोबारी मुशीर ने मुझे एक बात बताई, वो शानदार दौलत के हुसूल से महज एक महारत दूर है। उस फिक्रे का मफहूम यह है कि अक्सर लोगों को एक और महारत सीखनी है और उस पर अबूर हासिल करना है और फिर उनकी आमदनी में गैर मामूली इजाफा होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि माली जहानत अकाउंटिंग, सरमायाकारी, मार्केटिंग और कानून का एक मजमुआ है। अगर इन चारों फनी महारतों को यकजा किया जाए तो फिर दौलत के साथ दौलत बनाना इस कदर आसान होता है कि अक्सर लोगों को यकीन ही नहीं आ सकता। लेकिन पैसा कमाने के मामले में ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही बात मालूम है कि सख्त मेहनत से काम करो। इन औसाफ के मजमूए की जिंदा मिसाल अखबार की वो नौजवान रिपोर्टर थी। अगर वो कोशिश करते हुए सेल्स और मार्केटिंग की महारतें सीख लेती तो उसकी आमदनी में ड्रामाई अंदाज में इजाफा होता। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तशहीर और कॉपी राइटिंग के साथ साथ सेल्स के कुछ कोर्सेज करता। इसके बाद अखबार के दफ्तर में काम करने की बजाय किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता। तनख्वाह में अगरचे कमी वाक़या होती मगर इससे शॉर्टकट्स अपनाने के हरबे आ जाते जो एक कामयाब मशहूरी के हसूल के लिए ज़रूरी हैं। इलावा अजी उसे अपने ताल्लुकात को फ़रोग देने पर भी कुछ वक़्त सर्फ करना चाहिए क्योंकि पब्लिक रिलेशनशिप बज़ाते खुद एक आर्ट है। उसे सीखना चाहिए कि मुफ्त तशहीर में कैसे लाखों कमाए जाते हैं। तब रात के वक्त और वीकेंड पर वो अपने शानदार नावल तहरीर कर रही होती और जब वो अपने इख्तिताम को जा पहुँचते तो वो अपनी किताबों को बेहतर फरोख्त करने की आहिल होती और वो थोड़े अरसे बाद ही बेस्ट सेलिंग लिखारी बन जाती। जब मैंने अपनी किताब अगर आप अमीर होना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो स्कूल जाना छोड़ दें लिखी तो एक नाशिर ने मुझे सलाह दी कि मैं इस किताब का नाम बदल कर ये नाम रख दूं, तालीम की इक्तिसादियात। उस पर मैंने नाशिर को बताया कि ये नाम रखने के बाद मेरी किताब की सिर्फ 2 जिल्दें फरोख्त होंगी, एक मेरे घर वाले खरीदेंगे और दूसरी मेरा बेहतरीन दोस्त। लेकिन मसला ये होगा कि वो कीमत भी अदा नहीं करेंगे और किताब को तोहफे में हासिल करना चाहेंगे। मैंने ये काबिल एतराज नाम कसदन चुना था क्योंकि इस तरह ये किताब हाथों हाथ बिक जाती। मैं तालीम का हामी हूँ और तालीमी इस्लाहात पर यकीन रखता हूँ। अगर मैं तालीम का हामी ना होता तो फिर क्यों मैं अपने पुराने तालीमी निज़ाम की तब्दीली पर जोर देता। इसी वजह से मैंने एक ऐसे उन्वान का इंतखाब किया जो टीवी और रेडियो शो में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाने में मामन साबित हो। मैं जानबूझकर तज़ाद पैदा कर रहा था। बहुत से लोग मुझे अहमियत देने पर तैयार ना थे। इसके बावजूद मेरी किताब बेतहाशा फरोख्त हुई। 1969 में जब मैंने रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की मर्चेंट मैरीन एकेडमी से ग्रेजुएशन किया तो मेरे तालीम याफ्ता डैड बहुत खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने अपने ऑयल टैंकर के बेड़े के लिए मुझे बतौर 3rd मेट भर्ती किया। अपने हम जमातों की निस्बत मेरी तनख्वाह कम थी लेकिन कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो पहली मुलाजमत के तौर पर यह तनख्वाह ठीक ही थी। मेरी तनख्वाह बशमूल ओवर टाइम $42,000 सालाना थी और मुझे महज 7 माह तक काम करना था। 5 माह की छुट्टियां थीं। अगर मैं चाहता तो 5 माह की छुट्टियां लेने की बजाय किसी दूसरी शिपिंग कंपनी के जरिए वियतनाम तक जा सकता था। इस तरह मेरी तनख्वाह दुगना हो जाती। स्कूल में और काम के दौरान किसी मखसूस शोबे में महारत बढ़ाने का जुनून होता है क्योंकि इस सूरत में आपकी तरक्की होगी और तनख्वाह में इजाफा होगा। यही वजह है कि डॉक्टर्स ग्रेजुएशन के फौरी बाद महारत के हुसूल में लग जाते हैं। कोई बच्चों के इलाज का माहिर बनता है, कोई हड्डियों का और कोई आँखों का, और यही सब कुछ अकाउंट्स, माहिर तामीरात, वकला, पायलट और दीगरान के हवाले से भी दुरुस्त होता है। मेरे तालीम याफ्ता डैड इसी कायदे और असूल पर यकीन रखते थे। यही वजह थी कि उस वक्त उनकी खुशी की कोई इंतहा न थी जब उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। वो अक्सर ये इतराफ़ किया करते थे कि स्कूल ऐसे लोगों को अतिया से नवाजता है जो कम अज़ कम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं।
अमीर डैड ने मुझे इससे उलट रास्ता इख्तियार करने की सलाह दी। तुम्हें हर चीज के बारे में कुछ न कुछ मालूम होना चाहिए। यही वजह है कि मैंने कई बरसों तक उनकी कंपनी के मुख्तलिफ मैदानों में काम किया था। थोड़ी देर के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग के महकमे में काम किया। अगरचे गालिबन मैं कभी अकाउंटेंट न रहा था, लेकिन अमीर डैड चाहते थे कि मैं इस बात का शऊर हासिल कर लूं क्या अहम है और क्या अहम नहीं है। मैंने बस के कंडक्टर के तौर पर नौकरी की, तामीराती काम में हिस्सा लिया, सेल्स मैनी की और रिजर्वेशन करवाने और बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखने का फन भी सीखा। वो मेरी और माइक की तरबियत कर रहे थे और जोर देते थे कि जब वो अपने बैंकर्स, वकला, अकाउंटेंट और ब्रोकर्स के साथ मीटिंग कर रहे हों तो हम भी वहाँ मौजूद हों। वो अपनी सल्तनत के हर एक पहलू से मुतालिक हमें थोड़ा बहुत सिखाना चाहते थे। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की नौकरी छोड़ी, जहां मुझे खासी तनख्वाह मिलती थी, तो मेरे तालीम याफ्ता डैड की हैरानगी और गुस्से की हद न थी। वो बेहद परेशान था। ये बात उनकी समझ से बाहर थी कि मैंने एक अच्छी भली नौकरी क्यों छोड़ दी, जिसमें तरक्की के मौके थे, तनख्वाह माकूल थी, बेहिसाब फायदे थे और लंबी छुट्टियां थी, वगैरह वगैरह। एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? अगरचे मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें वजाहत पेश न कर सका कि मैंने ये मुलाजमत क्यों छोड़ी थी। मेरी मंतक उनकी मंतक में फिट ना बैठती थी। बड़ा मसला ये था कि मेरी मंतक मेरे अमीर डैड की मंतक थी। मेरे तालीम याफ्ता डैड के लिए नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ ही सब कुछ था, जबकि मेरे अमीर डैड के लिए सीखने का अमल ही सब कुछ था। मेरे तालीम याफ्ता डैड का ख्याल था कि जहाज का अफसर बनने के लिए मैंने तालीम हासिल की थी, जबकि मेरे अमीर डैड को इल्म था कि मैंने जहाज में मुलाजमत सिर्फ इसीलिए की थी ताकि मैं बैनुल अक़वामी तिजारत के बारे में जान सकूं। चुनाचे एक तालिब इल्म की हैसियत में मैं अपने तिजारती तेल बिरादर, माल बिरादर और मुसाफिर बिरादर बड़े बड़े जहाज़ों को मशरिक़ बाईद और जनूबी बहरुल अलकाहिल तक ले गया। अमीर डैड ने मुझ पर जोर दिया कि जहाज़ों को यूरोप ले जाने की बजाय मैं कुछ देर जनूबी बहरुल काहिल में क़याम करूं, क्योंकि उन्हें इल्म था कि उभरती हुई ताकतें मशरिक़ में थीं और बिलाखिर तारीख का पलड़ा यूरोप की बजाय उधर झुक जाएगा। मेरे हम जमात रोज़ और शब पार्टीज में मसरूफ़ थे, जबकि मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, टाइटी, समोआ और फिलिपाइन के लोगों की माशरत और तिजारती हिकमत अमलियों के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था। मैं भी पार्टीज में शामिल होता, मगर मेरी पार्टियां मुख्तलिफ नौयत की होती। मैं उम्र से पहले बड़ा हो गया। मेरे तालीम याफ्ता डैड की समझ से बाहर था कि मैंने स्टैंडर्ड ऑयल से क्यों इस्तीफा दिया और मैरीन कोर में शमूलियत इख्तियार की। मैंने उन्हें यही बताया कि मैं जहाज उड़ाने की तरबियत ले रहा था, मगर हकीकत में मैं लोगों की रहनुमाई के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद था। मेरे अमीर डैड ने मुझे बताया कि कंपनी चलाने के लिए सबसे मुश्किल काम मुलाजमीन को काबू में करना होता है। उन्होंने 3 साल फौज में गुजारे थे। मेरे तालीम याफ्ता डैड जबरी भर्ती से मुस्तस्ना थे। अमीर डैड ने मुझे बताया कि अपने ज़ेरे कमान लोगों को खतरनाक मुहिम में रहनुमाई के बारे में जानना क्यों ज़रूरी था। आगे तुम्हें जो सीखने की ज़रूरत है वो है लीडरशिप। उन्होंने मजीद कहा था, अगर तुम अच्छे कायद नहीं हो तो पुश्त में गोली खाओगे, जैसा कि कारोबारी मामलात में होता है। 1973 में वियतनाम से वापस आकर मैंने फौज से इस्तीफा दे दिया। हालांकि हवाई जहाज उड़ाना मेरी कमजोरी थी। मैंने ज़ीरोकस कंपनी में मुलाजमत शुरू कर ली। मैंने यहाँ सिर्फ एक वजह से नौकरी की, सहूलतों की मुझे आरजू नहीं थी। तबन मैं एक शर्मीला और तन्हाई पसंद आदमी था। मेरे लिए किसी को किसी चीज के खरीदने पर आमादा करना सबसे मुश्किल काम था। इस सिलसिले में तरबियत के लिए सबसे बेहतरीन प्रोग्राम उन दिनों उस कंपनी के पास था। अमीर डैड मुझ पर फख्र करते थे, जबकि मेरे तालीम याफ्ता डैड शर्मिंदा थे। वो चूँकि आला तालीम याफ्ता थे, इसलिए वो तस्वर करते थे कि सेल से वाबस्ता लोग उनसे कम तर थे। मैंने ज़ीरोकस के साथ 4 बरस तक काम किया, हत्ता कि मैं दरवाजे खटखटाने और मुस्तरद किए जाने के अपने खौफ पर काबू पाने में कामयाब हो गया। जब अव्वल नंबर के 5 सेल्समैनों में मेरी हैसियत मुस्तहकम हो गई थी, तो मैंने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और एक बेहतरीन कंपनी की मुलाजमत और रोशन मुस्तकबिल को छोड़कर आगे चल पड़ा। 1977 में मैंने अपनी कंपनी बनाई। अमीर डैड ने मुझे और माइक को कंपनी बनाने की मुकम्मल तरबियत दी थी। अब मुझे उसे चलाना था। मेरा पहला प्रोडक्ट नायलॉन और व्हील ग्रो
का बटवा था जिसे मैंने मशरक़ बाइद की एक कंपनी से तैयार करवाया। अब उसे मंगवा कर न्यूयॉर्क के एक गोदाम में रखवाना था। ये वही जगह थी जिसके नज़दीक मेरा स्कूल हुआ करता था। मेरी बुनियादी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और अब इसका इम्तिहान मकसूद था। अगर मैं नाकाम हो जाता तो मेरी कमर टूट जाती। अमीर डैड के ख्याल में 30 साल की उम्र से पहले कंगाल होना बेहतर था। तुम्हारे पास एक बार फिर उठ खड़े होने का वक़्त होगा। मेरी 30वीं सालगिरह की शाम मेरे माल की पहली खेप कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। आज भी बैनुल-अक़वामी कारोबार से मुंसलिक हूँ और ये सब करने के लिए मेरे अमीर डैड ने मेरी हौसला अफजाई की थी। मैं उभरती हुई अक़वाम की तलाश में रहता हूँ। आज भी मेरी सरमायाकारी की कंपनी जनूबी अमेरिका के ममालिक, एशियाई ममालिक के अलावा नॉर्वे और रूस में सरमायाकारी करती है। एक पुरानी कहावत है, नौकरी मुखफ़िफ़ है, महज तोड़ फोड़ और शिकस्त और रिख्त का या कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्स और टैक्स अदा करना। बदकिस्मती से इसका इतलाक लाखों लोगों पर होता है। इसकी वजह यह है कि स्कूल माली जहानत को एक जहानत तस्वुर नहीं करते। बहुत से वर्कर्स बमुश्किल गुजारा करते हैं, वो काम करते हैं और बिल्स की अदायगी करते हैं। एक पुरानी कहावत के मुताबिक नौकरी मुखफ़िफ़ है, कमाना और बिल्स की अदायगी करना। मैनेजमेंट की एक और दहशतनाक थ्योरी कुछ इस तरह है, वर्कर्स इसलिए सख्त मेहनत के साथ काम करते हैं कि उन्हें मुलाजमत से बर्खास्त ना कर दिया जाए और मालिकान सिर्फ उतनी ही तनख्वाह देते हैं कि वर्कर्स काम छोड़कर चले ना जाएं। अगर आप मुख्तलिफ कंपनीज की तनख्वाहों के स्केल देखें तो इस बयान में सच्चाई की झलक दिखाई देती है। इसका मजमूई नतीजा ये बरामद होता है कि बहुत से वर्कर्स कभी आगे नहीं बढ़ते। वो वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया होता है। पक्की महफूज नौकरी हासिल करना, ज्यादातर मुलाजमीन तनख्वाह, सहूलतों और इनाम के लिए काम करते हैं। थोड़ी मुद्दत के लिए इसके फवायद हैं, मगर तवील मुद्दत दौरानिए के दौरान उनकी हालत नागुफ्ता बा होती है। इसकी बजाय मैं नौजवान लोगों के लिए सिफारिश करूंगा कि वो ये मद्देनजर रखने की बजाय कि वो क्या कमाएंगे, ये मद्देनजर रखते हुए काम तलाश करें कि वो क्या सीख पाएंगे। वो इस हकीकत पर नज़र दौड़ाएं कि उन्हें एक मखसूस पेशे का इंतखाब करने से पहले कबल और चूहा दौड़ के जाल में फंसने से कबल किन महारतों को हासिल करने की ज़रूरत होगी। एक दफ़ा अगर आप इस चक्कर में आ गए तो सारी ज़िंदगी वाजिबात उतारते रहेंगे और आपकी अपनी हालत चूहा नुमा जानवर जैसी होगी जो छोटे छोटे धाती पहियों के अंदर मुसलसल दौड़ते रहते हैं। वो तेज़ी से दौड़ रहे होते हैं, पहले पहिए भी तेज़ी से गर्दिश करते हैं मगर रहते वही के वही हैं। जब अगला दिन शुरू होता है तो वही पिंजरा होता है और वही पहिए। टॉम क्रूज की फिल्म जेरी मैगवायर में बहुत से छोटे छोटे यादगार डायलॉग्स हैं। सबसे काबिल जिक्र है मुझे पैसा दिखाओ। मगर एक फिक्रा जो मुझे ज्यादा पसंद आया सच्चाई पर मबनी है। मंजर उस वक्त का है जब टॉम कंपनी छोड़ रहा है। उसे अभी अभी नौकरी से निकाल दिया गया है और वो सारे स्टाफ को मुखातिब करके कह रहा है, कौन मेरे साथ आना चाहता है। तमाम लोग बर्फ की सिल्लों की तरह खामोश हैं। सिर्फ एक औरत उठकर कहती है, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, मगर 3 माह बाद मेरी तरक्की होने वाली है। सारी फिल्म में यही एक डायलॉग 100% सच्चाई पर मबनी है और इसी को बुनियाद बनाकर लोग काम में मसरूफ रहते हैं ताकि हुकूमत के वाजिबात अदा करते रहें। मैं जानता हूँ कि मेरे तालीम याफ्ता डैड हर साल तरक्की की राह देखा करते थे और हर साल ही उन्हें मायूसी होती थी। चुनाचे वो काबिलियत के हुसूल के लिए एक बार फिर किसी स्कूल में दाखिला ले लेते ताकि उस तरह उनकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए, मगर हर बार वो एक नई मायूसी से दो चार होते। अक्सर लोगों से मैं ये सवाल करता हूँ, रोजाना का ये काम आपको कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। ये बिल्कुल उसी नन्हे चूहे की तरह है जो दायरे में चक्कर लगाता रहता है। बाज़ मर्तबा मुझे हैरानगी होती है कि क्या कभी ये लोग सोचते हैं कि रोजाना का ये काम उन्हें कहीं ले जा रहा है और मुस्तकबिल में क्या होगा। चुनाचे मैं मजीद हैरान होता हूँ जब मैं ये देखता हूँ कि वर्कर्स अपने मुस्तकबिल की जानिब देखने के बजाय अगले माह की तनख्वाह की जानिब देखते रहते हैं और वो कभी भी अपने आप से ये सवाल नहीं करते कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब मैं ऐसे नौजवानों से मुखातिब होता हूँ जो ज़्यादा दौलत कमाने के तलबगार होते हैं, मैं उन्हें हमेशा एक ही काम करने की सिफारिश करता हूँ।
मैं उन्हें मशवरा देता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी के एक तवील दौरानिए को मद्देनज़र रखें, महज दौलत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने के बजाय जिनके बारे में मैं ये इतराफ़ करता हूँ कि वो अहम हैं। मैं उन्हें ये मशवरा देता हूँ कि वो एक ऐसा दूसरा काम तलाश करें जो उन्हें दूसरी महारत सिखाने का बायस बने। अगर वो सेल्स की महारतें सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, अक्सर मैं उन्हें ये सिफारिश करता हूँ कि वो एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी ज्वाइन करें, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इन कंपनीज में से कुछ कंपनीज शानदार तरबियती प्रोग्राम्स की भी हामिल होती हैं। वो प्रोग्राम्स लोगों को अपनी नाकामी और मुस्तरद किए जाने के खौफ पर काबू पाने में मावन साबित होते हैं। ये ऐसी बड़ी वजूहात हैं जो लोगों को नाकामी से दोचार करती हैं। तवील मुद्दत दौरानिए के दौरान तालीम दौलत की निस्बत ज़्यादा कदर कीमत की हामिल होती है। मैं जब ये मशवरा पेश करता हूँ तो जवाब में अक्सर मुझे सुनने को ये मिलता है, ओह ये बेहद मुश्किल काम है, या मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूँ जिसे करने में मैं दिलचस्पी रखता हूँ। अगर वो ये कहते हैं ये बेहद मुश्किल काम है तो फिर मैं उनसे कहता हूँ तुम जिंदगी भर काम करते रहो और जो कुछ तुम कमाते हो उसका 50% हुकूमत के हवाले करते रहो। अगर वो मुझे ये कहते हैं मैं सिर्फ वही करना चाहता हूँ जिसके करने में दिलचस्पी रखता हूँ, तो तब मैं कहता हूँ मैं जिम जाने का शौकीन नहीं, मगर मैं इसलिए जाता हूँ ताकि सेहतमंद रहूँ और लंबा अरसा जीऊँ। बदकिस्मती से इस बयान में किस कदर सच्चाई पाई जाती है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नए दाव पेच नहीं सिखा सकते। जब तक कोई शख्स तब्दील होने पर आमादा ना हो तब तक उसे तब्दील करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो कोई नई चीज सीखने के लिए काम करने के ख्याल पर आमादा होते हैं, मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए कहता हूँ जिंदगी जिम जाने से बेहद मुमासलत रखती है। तकलीफ दह तरीन हिस्सा जिम जाने का फैसला करने का होता है। जब एक दफ़ा आप ये फैसला कर लेते हैं तो फिर इसके बाद काम करना आसान हो जाता है। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि मैं जिम जाने से कतराता रहता हूँ, मगर जब एक दफ़ा मैं वहाँ चला जाता हूँ तो वर्जिश करके मुझे राहत होती है। जब मैं वर्जिश करता हूँ तब मैं खुश होता हूँ और अपने आप से अहद करता हूँ कि मैं बाकायदगी से यहाँ आऊँगा। अगर आप सीखने के लिए काम ना करने पर बाजिद हैं और इसकी बजाय अपने पेशे में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो फिर इस बात का ख्याल रखें कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ लेबर कानून मौजूद है, क्योंकि ये वही इदारा है जो मुलाजमीन को कानूनी सरपरस्ती मुहैया करता है। मेरे तालीम याफ्ता डैड गवर्नर से अनबन के बाद हवाई के टीचर्स यूनियन के सदर बन गए। उन्होंने मुझे बताया कि ये बेहद मुश्किल काम था। इसके बरक्स मेरे अमीर डैड ने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने कंपनीज में यूनियंस नहीं बनने दें। अगर बाज़ औक़ात यूनियन तकरीबन बन जाती, मगर हर बार वो अपनी हिकमत अमली से उसे न बनने देते। ज़ाती तौर पर मैं इस मसले में गैर जानिबदार हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है और इसमें तरफ़ैन का फ़ायदा है। अगर आप वैसा ही करते हैं जैसा स्कूल कहता है और हुनरमंदी का आला मयार हासिल कर लेते हैं तो फिर यूनियन की अमान में रहें। मिसाल के तौर पर अगर मैं जहाज़ उड़ाता रहता तो मैं उस कंपनी में मुलाजमत करता जिसकी पायलट यूनियन सबसे तगड़ी होती, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर में एक हुनर सीखा था जो सिर्फ एक ही सनत में कारामद था। अगर मुझे निकाल बहर किया जाता तो किसी दूसरी सनत में इसकी वक़्त सिफर के बराबर थी। एक माजूल सीनियर पायलट जिसे $1,00,000, एक माजूल सीनियर पायलट जिसने 1,00,000 घंटा उड़ान भरी हो और जिसकी सालाना आमदन $1,50,000 थी, उसे इस तरह की ऊंची तनख्वाह वाली कोई दूसरी नौकरी मुश्किल से ही मिलती। स्कूल में पढ़ा कर तो वो इतने पैसे नहीं कमा सकता था। आपके हुनर का जहाँ तक सवाल है वो एक सनत से दूसरी सनत में मुंतकिल नहीं होता, जैसे हवाई जहाज़ों की सनत में जहाँ बतौर पायलट मेरी महारत से इस्तेफादा किया गया, किसी दूसरी सनत में मिसाल के तौर पर अदलिया या तालीम के महकमे में ये बिल्कुल बेसूद रहता। डॉक्टर्स का भी यही हाल है। मेडिसिन के शोबे में इतनी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं कि बहुत से मुलाजमीन को असर नौ HMO और इस जैसी और तंजीमों से रब्ता करना पड़ रहा है। स्कूल के असातिज़ा को भी अपनी यूनियन की रुकनियत लेना पड़ती है। आज अमेरिका में टीचर्स यूनियन सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा दौलतमंद यूनियन है। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का सियासत में भी खासा असर रसूख है। टीचर्स को इसी यूनियन की सरपरस्ती और अमान दरकार है, क्योंकि उनकी महारत भी मखसूस है और अपने महकमे के अलावा किसी और जगह उनकी मांग नहीं। चुनाचे सुनहरी असूल यह है, अगर आप एक स्पेशलिस्ट हैं और आपकी महारत खासुल खास है तो फिर हर सूरत किसी यूनियन से मुंसलिक हो जाएं। ये बेहतरीन तर्ज अमल है। हमें अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और अच्छी मार्केटिंग
करने वाले बनने के अलावा अच्छे असातिज़ा के साथ साथ अच्छे तालिब इल्म बनने की भी ज़रूरत है। हकीकी अमीर बनने के लिए हमें इस आहिल होने की ज़रूरत है कि हम वसूल करने के साथ देने वाले भी बने। माली मामलात में मुश्किलात की बड़ी वजह ये होती है कि हम लेने और देने की वस्फ से लाबलद होते हैं। मेरे दोनों डैड सखी और फयाज थे। दोनों की ये कोशिश होती थी कि अता पहले करें। पढ़ाना भी उनके अता करने के तरीकों में से एक था। उन्होंने जिस कदर ज्यादा अता किया उसी कदर ज्यादा वसूल किया। दोनों के दरमियान सिर्फ पैसे के मामले में वाज़ेह इख्तिलाफ था। मेरे अमीर डैड पैसा लुटाते थे। वो अपनी कॉरपोरेशन, चर्च और चैरिटीज़ को बड़े बड़े चंदे देते थे। वो जानते थे कि पैसा वसूल करने के लिए पैसा देना पड़ता है। बड़े बड़े अमीर खानदानों की अमारत का राज यही है कि वो सखावत करते हैं। इसीलिए आप रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन को देखते हैं। ये इसी मकसद के लिए बनाई गई है। ये ऐसे इदारे हैं जो पैसे कमाते हैं और फिर खर्च करते हैं ताकि रहती दुनिया तक उनका नाम जिंदा रहे। मेरे तालीम याफ्ता डैड हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास कुछ फालतू पैसा होगा मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगा, उसे बांट दूंगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि उनके पास फालतू पैसा होता ही नहीं था। चुनाचे वो ज्यादा कमाई के लिए और ज्यादा काम करते, बजाय इसके कि वो आमदनी के जरिए असूल की जानिब तवज्जो करते। अगर दोगे तो मिलेगा, उनका असूल ये था पहले मिले फिर दूंगा। नतीजतन मैं दोनों बापों की तरह बन गया। मेरा एक पहलू ये है कि मैं पक्का सरमायादार हूँ जो जज्बात के बजाय अक्ल और दानिश को बरकरार लाते हुए पैसा कमाने से मोहब्बत करता हूँ। दूसरी जानिब मेरा हाल एक जिम्मेदार उस्ताद का है जो अमीरों और गरीबों के दरमियान रोज अफजूं तजाद के सबब इंतहाई दुखी है। मैं ज़ाती तौर पर इस तालीमी निज़ाम की तनाबें थामे हुआ हूँ जिनकी बदौलत मैं इस मुआशरे को बदल सकता हूँ और इस फ़र्क को कम कर सकता हूँ। इसके लिए हमें अपने पुराने दकियानूसी निज़ाम को जड़ से उखाड़ना होगा जो अमीरों को अमीर तर और गरीबों को गरीब तर कर रहा है।